नसीन, ईरान की जानिब से एक और पावरफुल, बहुत ही पावरफुल अटैक जब वो इसराइल पर लॉन्च किया गया है, और जो इससे पहले ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ईरान की जानिब से जवाबी अटैक किया गया, उसके बाद ये पहला हमला है जो सारा ऑयल के ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद ये पहला नया हमला है जो ईरान ने अब दोबारा से किया है। 64th वेव उन्होंने लॉन्च कर दी है। जो 63 वेव थी उसमें यह था कि उन्होंने ये सारी रिफाइनरीज को गल्फ में निशाना बनाया। उसके बाद ये पहला हमला 64th, और इसमें वो बता रहे हैं कि हमने वो वेपन्स इस्तेमाल किए हैं जो अब से पहले नहीं किए गए, और इसमें उन्होंने बड़े अहम तरीन टारगेट्स, बड़े स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जब इसराइल में हिट किए हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो फ्यूल डिपोज हैं, और इसके अलावा जो उनकी सेंट्रल जो कमांडर्स हैं उनके जो बंकर्स हैं उनको जब निशाना बनाया गया। बड़ा पावरफुल अटैक है। इसी दरमियान हिजबुल्लाह से भी खबर बहुत बड़ी है। हिजबुल्लाह के ऊपर इन्होंने लेबनान के ऊपर एक जमीनी जंग भी मुसल्लत कर दी है, जिसका जवाब अब इनको आ रहा है। और हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे बड़े जवाबी हमलों में इनके सबसे ज्यादा टैंक्स तबाह किए हैं, सबसे ज्यादा फौजियों की कैजुअलिटीज हुई हैं, और हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे डीप इनसाइड हमला भी किया जो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हिजबुल्लाह के मिसाइल जब वो इसराइल में 200 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आकर उन्होंने हिट किया, और उसमें भी इसराइल की कैजुअलिटीज हुई हैं। इसराइली लीडर्स अब ये मान रहे हैं कि हिजबुल्लाह को मिलिटरीली डिफीट नहीं किया जा सकता है। तो ईरान को तो इन्होंने क्या मिलिटरीली डिफीट करना है, अब ये हिजबुल्लाह के सामने भी फेल हो चुके हैं। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो मिलिटरीली एक कन्वेंशनल वॉर अमेरिका और इसराइल दोनों हार चुके हैं। इसलिए अब ये कभी ऑयल पर हमला करते हैं, कभी ये न्यूक्लियर की धमकियां देते हैं, क्योंकि ये एक कन्वेंशनल वॉर हार चुके हैं। कन्वेंशनल वॉर जिसमें आप कन्वेंशनल वेपन इस्तेमाल करते हैं और जो आपका ऑपोजिट है उसकी मिलिट्री को डिफीट करते हैं। तो इतनी बड़ी ताकत के बावजूद ये जंग हार चुके हैं और बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। वगरना ये अनकन्वेंशनल जो टारगेट्स हैं और अनकन्वेंशनल जो वेपन्स हैं उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर का मतलब यह है कि दो न्यूक्लियर रियासतें हैं तो उनको डेटरस रहे कि वो एक फरीक दूसरे पर इस्तेमाल ना करे। अगर एक फरीक दूसरे पर इस्तेमाल करेगा तो उसको फिर ये पता होना चाहिए कि आगे से जवाब में भी उस पर न्यूक्लियर इस्तेमाल होगा। न्यूक्लियर होने का मतलब यह नहीं है कि निहत्ती रियासतों पर जाकर न्यूक्लियर चला दो। समझ ना ये बात? तो कन्वेंशनल जंग वो हार चुके हैं। ये पहली ऐसी बड़ी जंग है जो अमेरिका और इजराइल ने हारी है। अब ईरान ये दावा कर रहा है कि 600 अमेरिकी फौजी जो है वो इसमें मारे जा चुके हैं। ये अब उनका जो ताजा तरीन दावा सामने आ रहा है। इराक की जो रेजिस्टेंस है उसने 5 दिन का अल्टीमेटम अमेरिका को दिया है कि अगर लेबनान के अंदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले ना रुके तो फिर इराक में जो अमेरिकी एसेट्स हैं और फिर रीजन में उनको बड़ा शदीद तरीन अटैक इराकी रेजिस्टेंस जब वो शुरू कर देगी, और जो उनकी एम्बेसीज हैं वहां पर बड़े शदीद तरीन हमले वो करेंगे। अमेरिका की एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं। गल्फ और ईरान ये बड़े उस थ्रेशोल्ड को के करीब पहुंच रहा है, गल्फ जिसमें वो ईरान पर हमला कर सकता है। अगर अभी तक गल्फ अटैक नहीं कर रहा तो उसकी वजह यह है कि उनको यह लगता है कि जवाब में ईरान जब वो हमारे ऑयल को तबाह कर देगा। तो वंस द ऑयल इज डिस्ट्रॉयड तो उसके बाद ये एक थ्रेशोल्ड होगा कि गल्फ जब आकर ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि पहले वो इस अप्रोच के ऊपर चल रहे हैं कि वो ईरान को कंडेम करी जा रहे हैं, ईरान को कंडेम करी जा रहे हैं। तो गजा पर साइलेंस, हमास को कंडेम करना, हिजबुल्लाह को कंडेम करने का नतीजा लेबनान जंग निकला। वहां हिजबुल्लाह को कंडेम करने का नतीजा यमन जंग निकला। वहां अंसारुल्लाह को कंडेम करने का नतीजा ईरान जंग निकला। आज ईरान जंग को कंडेम करने का नतीजा यह निकलेगा कि ऑयल अंडर अटैक आएगा और न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी होगी। ये डिजास्टर्स अप्रोच है जो इस वक्त इन ममालिक की जानिब से ली जा रही है। बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है। अब सवाल यह है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें फिर मैं आपके सामने और हेडलाइंस शेयर करूंगा। अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर इस्तेमाल होता है, जो कि आप जानते हैं कि वहां पर कैसी लीडरशिप तल अवीव में बैठी है, जंगी जनून से पागल हुई, जो जेनोसाइड कर चुकी है, और एब्स्टीन गैंग, ये दुनिया में कोई भी तबाही ला सकते हैं और किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शंस है? न्यूक्लियर के मुकाबले में ईरान के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ज़ाहिर ईरान एक कन्वेंशनल पावर, और जिस तरह से उन्होंने कन्वेंशनल अंदाज में अमेरिका और इजराइल को शिकस्त दी है ये ऑलरेडी अनप्रेसिडेंटेड है। तो न्यूक्लियर के मुकाबले में उनके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? आप जानते हैं कोई ऑप्शंस नहीं है उनके पास। लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे? फिर वो ये करेंगे कि हिजबुल्लाह, यमन, इराक और ईरान में जो बच जाएगा, जो उनके यूनिट्स बच जाएंगे, वो फिर जो इनकी डामोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है और बाकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर सैकड़ों या हजारों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स फायर कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ईरान के पास जो कुछ है वो सारे का सारा फायर कर दे, एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि वो सारे का सारा फायर ना करे। ठीक है ना? सारे के सारे दे दिए तो फिर तो
दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारे का सारा भी फायर कर सकते हैं और हो सकता है कि वो थाउजेंड्स में फायर करें और कुछ फिर भी जो वो बचा लें। लेकिन हिजबुल्लाह, यमन, इराक, इन सब से न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं इजराइल की वो निशाना बनेंगी। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बन सकता है, इंटरनेट केबल्स काटी जा सकती हैं, पाइपलाइन जो वो उन पर अटैक्स जो वो किए जा सकते हैं। इंटरनेट केबल्स काट ली गई, इनको फौरी रिपेयर नहीं किया जा सकेगा और दुनिया की सारी कम्युनिकेशन वो कट जाएगी, खासकर एशिया एंड यूरोप की। दुनिया की इकोनॉमी को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो वो लॉस होने वाला है और जो है ना तबाही तबाही सिर्फ और सिर्फ तबाही जो वो दुनिया फेस करेगी। देखें एक और बात, इस देयर एंड ऑफ टाइम आ चुका है। देखें जो इजराइल की जानिब से जंग छेड़ी गई है उनके मुताबिक ये एंड ऑफ टाइम है, क्योंकि एंड ऑफ टाइम से पहले आर्मेगेडॉन होनी है और उससे पहले उनको एक बड़ी किंगडम मिलनी है जिससे वो दुनिया पर अपनी हुक्मरानी करेंगे। तो उनकी जानिब से वो मरहला शुरू हो गया है कि एंड ऑफ टाइम करीब है, उससे पहले उनकी दुनिया में हुक्मरानी जब वो होने जा रही है। इनके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता, इनके कहने से जो है वो ना ही एंड ऑफ टाइम होना है और ना ही कुछ होना है। जो एंड ऑफ टाइम है, जिस दिन क़यामत आनी है सो उस दिन आने हैं, इनके कहने कहलाने से कुछ नहीं होता। सिर्फ इस क्रेजी थिंकिंग और इस क्रेजी आइडियोलॉजी का नतीजा अब सिर्फ ये निकलने वाला है कि दुनिया के इंसान जो हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ और अजियत और दुखों और गुर्बत और तबाही जो वो फेस करने जा रहे हैं इनकी इस आइडियोलॉजी के नतीजे में। देखें जो वर्ल्ड वॉर की जो जनरेशन हैं, जो वर्ल्ड वॉर के दरमियान मौजूद थी, उनको साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। उन्होंने वो तबाही देखी, वो नुकसान देखा कि वो फिर उनको वैसे ही साइलेंट जनरेशन जब वो कहा गया, ठीक है ना। तो अब इकॉनमी तबाह होगी, बेरोजगारी आएगी, गुर्बत आएगी, न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी अगर होगी, मतलब क्या क्या तबाहकारियां हम दुनिया में देखेंगे। तो सिर्फ दुनिया के इंसान एक ऐसा 10 साल 15 साल 20 साल का एक ऐसा दौर होगा कि वो बड़ी बड़ी तकलीफ से गुजरेंगे, बदअमनी का, इंतशार का दौर होगा, कितनी जानें जा सकती हैं। तो एंड ऑफ टाइम जब होना है, इस फेज से निकलकर दुनिया अपने आप को रीबिल्ड भी करेगी, जैसे 2 आलमी जंगों से निकलकर उन्होंने किया। तो इस फेज से भी निकलकर दुनिया अगर कायम रहेगी तो वो अपने आप को रीबिल्ड भी करेगी, सारा कुछ करेगी। लेकिन ये जो फेज है, ये जो जनरेशन इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर मौजूद हैं, इनको बहुत तकलीफ सहना पड़ेगी। ये सबसे तकलीफ दे बात, जो तबाही हो जाएगी वो दोबारा रीबिल्ड भी हो जाएगा। लेकिन जैसे उस जनरेशन को बहुत तकलीफ और पेन से गुजरना पड़ा, इतने लोग मारे गए, गुर्बत देखी, अफलास देखी, भूख नंग कहत देखा, तो इस जनरेशन को भी खुदा न खास्ता ऐसा ना देखना पड़े। और खुद जैसे मैक्रोन कह रहा है कि आलमी कहत की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो ये सिर्फ इस क्रेजी आइडियोलॉजी, तो दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए और इस ज़ानिज़्म एंटिटी को रोकना चाहिए। वगरना अगर वो उल्टा ईरान को प्रेशराइज करेंगे, ईरान को रोकेंगे, तो ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की, ईरान तो सिर्फ अपना डिफेंस कर रहा है। अब जरा अगली हेडलाइन देखिए, अमेरिका ठीक है इस जंग में कूदा, कोई कैलकुलेशन नहीं है ट्रंप के पास, कोई प्लान नहीं है और ना ही वो ईरान को जानता है। इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको यह भी नहीं पता कि ईरान का रकबा कितना है, ईरान की पॉपुलेशन कितनी है। इसका मतलब कि इनको जीरो नॉलेज है ईरान की, और ये यहां पर बैठे हुए हैं कि हम इनके सुप्रीम लीडर को निशाना बना देंगे तो ये सरेंडर कर देंगे, और यहां पर बैठे हुए हैं कि हमने एयरक्राफ्ट करियर भेज दिया तो ये सरेंडर कर देंगे। वो एयरक्राफ्ट करियर अब लंगड़ाता हुआ जब वापस आ रहा है, दैट मीन्स कि वो नहीं जानते थे। अब उसका नतीजा देखिए, आज खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका का जो नेशनल डेट है, जो कर्जा है, जो कि अभी 2-3-4 महीने पहले तक जब वो 38 ट्रिलियन डॉलर था, और दुनिया का वो सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क है अमेरिका, और वो ऑलरेडी इस कर्जे की वजह से दिवालिया होने की तरफ जा रहा था। अब कितना हो गया, सिर्फ इस जंग के बाद वो कर्जा इतना ऊपर गया है कि 40 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। आज 20वां दिन है और इस ईरान वॉर की वजह से जो इकोनॉमिक लॉसेज आ रहे हैं, जो खर्चा है वो कर्जा कहां पर चला गया है, 40 ट्रिलियन डॉलर, और अमेरिका ऑलरेडी एक दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा था और सिर्फ 2 ट्रिलियन डॉलर इन चंद हफ्तों के अंदर ऊपर चला गया। यूएस नेशनल डेट अप्रोचेस 40 ट्रिलियन डॉलर अमिड वॉर ऑन ईरान। चूंकि जो स्पेंडिंग आ रही है वॉर के ऊपर, जो फिजिकल चैलेंजेस हैं और जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो मुतासर हो रही है, ठीक है ना, वो सब का सब नुकसान मिलाकर इधर पहुंच गया। और जरा ये खबर भी सुन लें, यानी एक एक एविडेंस आप देखें इस तबाही, इंतहाई नामाकूल और लाहासिल जंग जो ट्रंप इंतजामिया की जानिब से छेड़ी गई है। पेंटागन ने बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस से 200 बिलियन फॉर बी 200 अरब डॉलर, 200 बिलियन डॉलर जब वो कांग्रेस से मांग लिया है ईरान जंग के लिए। जो जंग इजी विन 4 दिन 48 घंटों की जंग से शुरू हुई, ऐसे लपेटने से शुरू हुई,
कहां पहुंची हुई है? 20वां दिन, और 20वें दिन कह रहे हैं $200 बिलियन हमें और दो। और आपको पता है इस जंग का बजट क्या था? $178 मिलियन, मिलियन फॉर एम, और अब $200 अरब तक जे कह रहे हैं हमें दे। ये अभी सिर्फ 20वां दिन है, और जो पिछली वीडियो में हमने आपके सामने लॉसेस रखे हैं कि इन कलेक्टिव ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के लॉसेस हो सकते हैं। तो अब यानी वो बात हवा में नहीं है, 200 बिलियन तो उन्होंने मांग लिए हैं कि कांग्रेस हमें दो, ये जंग हम चला ही नहीं सकते। पेंटागन सीक्स $200 बिलियन टू फंड ईरान वॉर अमिड कांग्रेशनल पुशबैक। अब कांग्रेस को मसला यह है कि पब्लिक रेजिस्टेंस आ सकती है, मतलब जो पब्लिक के अंदर जो ऑलरेडी देखें ये इंतजामिया तो आई इसलिए थी कि हमने पैसा जंगों में नहीं लगाना, बल्कि जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लगाना है। इसी बात पर इनको वोट पड़ा है, और ये अभी एक ऐसी जंग छेड़कर बैठ गए, उसके 20वें दिन ये $200 बिलियन मांग रहे। $200 बिलियन के अंदर अमेरिका के कितने मसाइल खत्म हो सकते हैं, कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, कितनी जो ट्रांसपोर्ट है वो चलाई, वहां पर कितना ट्रांसपोर्ट का मसला है। जोरान ममदानी इसी बात पर इलेक्शन जीत कर आया कि जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं और हेल्थ केयर के मसाइल हैं ये हम हल करेंगे। तो कितने ही उनके बड़े शहरों में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई जा सकती है, कितना ही जो घरों के कॉस्ट और हाउसिंग कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है। 20वां दिन $200 बिलियन मांग रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? अब कांग्रेस अप्रूव करे तो मसला, नहीं अप्रूव करे तो मसला, क्योंकि नहीं अप्रूव करेगी तो जंग तो जारी है, तो अमेरिका फिर पीछे पैसे नहीं होंगे तो क्या बनेगा, और अगर अप्रूव करती है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? यानी कि वो इस जंग के अंदर जो वो ड्रैग हो गए हैं। और अगली बात सुन लीजिए, जो ईरान ने सबसे बड़ा बॉम्बशेल एक और चला दिया है, ये अनबिलीवेबल है, और इसने यूरोपियन कैपिटल्स को भी हिला दिया, इसने गल्फ कैपिटल्स को भी हिला दिया, और इसने तल अवीव और वाशिंगटन को भी हिला दिया। कैसे? कुछ देर पहले ईरान ने अनाउंस किया है कि ईरान वेस्ट को सैंक्शन करने जा रहा है। क्या? ईरान वेस्ट के ऊपर सैंक्शन लगाने जा रहा है, और ईरान इस जंग के बाद एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभरेगा। और उन्होंने कहा जी अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमेशा हमेशा के लिए हमारे कंट्रोल में होगा, हम बताएंगे कि यहां से किसने गुजरना है, कैसे गुजरना है। यानी वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, इस यहां से कितनी एनर्जी गुजरेगी, किसके लिए गुजरेगी, ये हमारे कंट्रोल में होगा। और ये अब टूल प्लाजा है ईरान का, जैसे आप गुजरते हैं टूल प्लाजा से पैसे देते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अब ईरान का टूल प्लाजा है। और वो कह रहे हैं कि इस जंग के बाद हम ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर उभरेंगे। ईरान विल राइज फ्रॉम द सैंक्शनड स्टेट टू ग्लोबल प्लेयर। यानी ईरान वो रियासत जिसके ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगी हुई हैं, दहाइयों से हम सैंक्शंस भुगत रहे हैं, इस जंग के बाद हम कैसी रियासत बनकर उभरेंगे? जो सैंक्शन लगाने के काबिल होगी। और किसके ऊपर? खासकर वेस्ट के ऊपर। और सैंक्शन हम कैसे लगाएंगे? थ्रू स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को एज अ लेवरेज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अगेंस्ट वेस्ट। वी विल इंपोज सैंक्शंस ऑन द वेस्ट यूजिंग द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारे पास सबसे बड़ा कार्ड आ गया है, इसको हम सैंक्शन करेंगे। वेस्ट को उनका एनर्जी यहां से जा रही है, उनकी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी इकॉनमी, उनका रोजगार, उनका सारा कुछ इसके ऊपर खड़ा है। अब ये हमारे हाथ में है, और हम एक नया सिस्टम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में मुतारिफ करवाएंगे, और विल बी द वन ऑफ द आउटकम ऑफ द अग्रेशन ऑन ईरान। ये इस जंग का पहला वन ऑफ द बड़ा रिजल्ट होगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल में, हम इसका सिस्टम बताएंगे कि यहां पर चलना कैसा निजाम, और हम एक ग्लोबल पावर के तौर पर उभरेंगे। देखें चाइना, उसके पास ये लेवरेज है कि वो उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो जब चाहे यूरोप और अमेरिका को बंद कर दे तो उनकी इंडस्ट्री धड़म से नीचे गिरेगी, उनके पास इसका कोई मुतबादल मौजूद नहीं है। ईरान क्या कह रहा है? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की लेवरेज उनके पास है, एनर्जी उधर रशिया के पास है। तो यानी कि वेस्ट जो सैंक्शन लगाया करता था, उनके पास सारे टूल्स हुआ करते थे, 2-3 बड़े टूल्स चाइना और उसके इत्तेहादियों के पास आ गए। मिनरल्स, इसके बगैर ना उनकी डिफेंस इंडस्ट्री चल सकती है, वो एक जहाज भी नहीं बना सकते और एक कमर्शियल टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकते, वो एआई में आगे नहीं जा सकते, वो चाइना के कंट्रोल में है। और अगर इन्होंने मिनरल्स में आगे जाना है तो इनको 10-15 साल कम से कम चाहिए, वो चाइना के पास। इसलिए तो अमेरिका घुटनों पर आया हुआ है, यूरोपियंस घुटनों पर आए हुए हैं। ट्रंप को चाइना से टैरिफ क्यों वापस लेना पड़े? मिनरल्स की वजह से, क्योंकि एक छोटा सा पुर्जा, आपके $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसमें छोटा सा पुर्जा नहीं है तो वो फारिग है, वो उस मिनरल के जरिए बनना है, वो चाइना के पास 90% उनकी सप्लाई चाइना कंट्रोल कर रहा है। अब ईरान कह रहा है कि हमारे पास तो ये लेवरेज आ गई है, इसके बाद मुझे बताएं। वो कह रहे हैं हम सैंक्शन करेंगे यूरोप को, वेस्ट को।
ये लगाते रहे ना, अब हम इनको लगाकर बताएंगे कि कैसा लगता है जब सैंक्शन लगती हैं। तो सर इसके बाद यह है कि नेटो भी हमला कर सकता है ईरान पर। वो कहेंगे भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अब ये हमारी एनर्जी को रोक रहे हैं, सो वो भी आ सकते हैं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, गल्फ आ सकता है, ये सारा कुछ। यानी अब हम उस मरहले की तरफ जब बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात नोट कर लें, जंग शुरू हुई है उसमें यह कैलकुलेशन है कि ईरान सर्वाइव भी नहीं करेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान सर्वाइव कर जाएगा। और अगर ईरान सर्वाइव कर जाएगा तो यह उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन अब कहां पर हम खड़े हैं? ईरान कह रहा है सर्वाइवल छोड़ दें, आप सर्वाइवल को साइड पर रखें, हम ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। और यह बात कौन कर रहा है? जो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं मोहम्मद मुखबिर, उनकी यह बात है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। यानी सर्वाइवल भी पीछे रह गया। ट्रंप इंतजामिया की कैलकुलेशन तो वैसे ही गर्क हो गई ना खलीज फारस में कि ईरान को हम 48 घंटों में लिपेट लेंगे। सरजई लवरोव ने भी यही बात की कि इनकी कैलकुलेशन ये थी कि ईरान को लिपेट लेंगे, लेकिन वो फारिग हो गया। अब सर्वाइवल भी नहीं है ईरान का। ईरान कह रहा है कि हम तो इंटरनेशनल प्लेयर बनेंगे, हम तो दुनिया की वन ऑफ द बड़ी पावर बनकर इस जंग के बाद उभरेंगे। मुझे लगता है ये कहीं वही केस तो नहीं हो रहा जो 16वीं सदी में हुआ। स्पेन एक बड़ा एम्पायर है, इंग्लैंड पर वो हमला करने जा रहा है बड़े घमंड के अंदर, और स्पेन को शिकस्त हो रही है, उसका एम्पायर खत्म हो रहा है, और इंग्लैंड जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर के तौर पर उस जंग के बाद इमर्ज कर गया है। अमेरिका के साथ कोई ऐसा काम तो नहीं होने जा रहा। तो बहरहाल अब ये मामला मजीद संगीन, क्योंकि नेटो आ सकता है ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन वहां पर मसला बहुत ज्यादा है। फ्रांस, बरतानिया, ये वो सारा, वहां पर जर्मनी, उनकी इकोनॉमीज भी अफोर्ड नहीं करती। और दूसरा यह है कि वहां पर पब्लिक ओपिनियन बड़ी खिलाफ है जंग के। यमन की स्टेटमेंट आई है, यमन ने कहा है कि अगर अरब वर्ल्ड जो है वो अमेरिकी इन्फ्लुएंस को जो खत्म करे और अमेरिका और इसराइल के साथ अपने टाइज खत्म करे, एस्केलेटिंग टेंशंस एंड थ्रेट्स टू ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी यमन की जानिब से वार्निंग जब मिडिल ईस्ट के मालिक को गई है। इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर कैसे मामलात को खराब इसराइल कैसे कर रहा है? इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ये इसराइल का मसला नहीं है, ये तो ग्लोबल मसला है। इनकी अब शैतानियां देखें, अगर आज भी दुनिया के मालिक को समझ नहीं आई तो फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को फोन आया कहां से? जापान के फॉरेन मिनिस्टर से। जापान के फॉरेन मिनिस्टर कॉल कर रहा है ईरान को, यह बड़ा वाकया है। ये अमेरिका के तादी कॉल कर रहे हैं ईरान को, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा अमेरिकी इकदामात असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मामलात को खराब कर रहे हैं और स्टेबिलिटी और इकोनॉमी को और ऑयल स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हैं, एनर्जी स्टेबिलिटी को। और उन्होंने कहा कि आपको और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंडेम करना चाहिए जो हमारे पर अटैक हुआ है। और उन्होंने कहा अगर अमेरिका के साथ कोई और मिलकर आया हमारे पर हमला करने के लिए तो हम ये वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि वो भी हमारा निशाना होगा और मामलात जब वो एस्केलेट करेंगे, और हमारा राइट है कि हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। ये जापान को उन्होंने जवाब दिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी सख्त तनकीद की है मैक्रोन के ऊपर। ही टुक सिलेक्टिव आउटरेज आफ्टर जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ है एनर्जी के ऊपर। तो मैक्रोन कह रहा है कि ये रिस्ट्रेंट होना चाहिए। तो ईरान कह रहा है कि भैया आप ये सिलेक्टिव बात क्यों कर रहे हैं? हमें रिस्ट्रेंट का कह रहे हैं, जो जिन्होंने किया है उनको आप क्यों नहीं कह रहे? ईरान फॉरेन मिनिस्टर क्रिटिसाइज जो डुप्लीशियस, हिपोक्रेट, मुनाफकाना रवैया है यूरोपियन नेशंस का, उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया। फ्रांस से सर्वे सामने आया, 70% ऑफ फ्रेंच अपोज मिलिट्री वॉर इन ईरान। यही बात इटली में, यही बरतानिया में, यही जर्मनी में है, बाकी मुल्कों में है, ठीक है ना। 70% फ्रांस की पॉपुलेशन कह रही है हमें जंग में नहीं जाना। तो ना इकोनॉमीज अफोर्ड करती है ना पब्लिक अफोर्ड करती है। अच्छा, अब जनाब अली IRGC की जानिब से 64th वेव जब लॉन्च की गई है, और इसमें क्या क्या वो वेपन जो इससे पहले इस्तेमाल हुए वो इस्तेमाल किए गए। और बेन गोरियन एयरपोर्ट, अब इसमें चूंकि ईरान के मिसाइल गिरना शुरू हो गए हैं, ईरान को ये कामयाबी मिल गई है, अब वो बिल्कुल भुरकस निकाल रहा है बेन गोरियन का। इससे पहले ये खबर आई है कि वहां पर तैयारी जो है वो खड़े खड़े ईरान ने तबाह की हैं, और ये भी अभी सेंसरशिप के बावजूद उन्होंने माना है, हो सकता है इससे ज्यादा तबाही हो। लेकिन बेन गोरियन और जो उनकी मेन हब है जहां पर उनके सबसे बड़े कमांडर्स बैठे हुए हैं, उसको अटैक किया है। ऑपरेशन और जो सपोर्ट बेस है उसको निशाना बनाया, और जो फ्यूल टैंक्स हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर, उनको निशाना बनाया। और इसके अलावा उन्होंने जनाब अली सेंट्रल फ्रंट इन हाइफा जो है उसको निशाना बनाया। ट्रूप्स गैदरिंग जो वहां पर है उनको निशाना बनाया, जहां पर उनकी फौज बैठी हुई है। हाइफा में जो रिफाइनरीज हैं उनको निशाना बनाया। तल अवीव के अंदर जो एरियाज हैं उनको निशाना बनाया। पावरफुल मिसाइल जैसे गदर है, इमाद है, खैबर शिकन है, मल्टी वॉर हेड जो खुरम शेर मिसाइल है, मल्टी वॉर हेड, वो भी इस्तेमाल किया गया है। और जो बहरेन के अंदर 5th फ्लीट है
उसको भी प्रिसाइजली मीडियम रेंज मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया। बड़ी पावरफुल 64th वेव और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को उन्होंने हिट किया, अंधाधुंध नहीं, बस स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, प्रिसाइजली कर रहे हैं। ईरान ये दावा कर रहा है कि 600 यूएस सोल्जर जो इसमें मारे जा चुके हैं और जख्मी अलग से। अमेरिका ने अभी कितने माने हुए हैं, मेरे ख्याल से 14 के करीब हैं, इतने उन्होंने माने हुए हैं, लेकिन ये 600 का दावा कर रहे हैं। और अमेरिका ने पहले 10, 12, 15 जख्मी माने थे, अब वो 200 जख्मी मान चुके हैं, लेकिन ईरान का दावा हलाकतों का 600 है और जख्मियों का इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। अच्छा, जो 63 वेव ईरान ने फायर की उसमें 80 इजरायली टारगेट्स को उन्होंने हिट किया है, 80 इजरायली टारगेट्स को, यानी अब ये ईरान का स्केल बहुत जब वो ऊपर चला गया, इतने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। अच्छा, ईरान की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि अगर दोबारा कोई बड़ी मिस्टेक हुई हमारी एनर्जी को अटैक करने की तो हमारा रिस्पॉन्स जो वो बहुत ज्यादा हार्श होगा। ट्रंप का जो बिगेस्ट वॉरशिप है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, ये यूनान जा रहा है फॉर रिपेयर आफ्टर ह्यूज फायर, अमेरिकी मीडिया लिख रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली ड्रोन्स गिराए हैं 200 किलोमीटर डीप इनसाइड इजराइल, जब वो हमला किया है गैदरिंग्स को, सेटलमेंट्स को, टाउन्स को, शहरों को निशाना बनाया है। और वो कह रहे हैं कि कंफर्म्ड कैजुअलिटीज इजराइल की हुई हैं और 6 कम से कम मरकावा टैंक्स को एक बड़े घात के अंदर तबाह किया गया। हिजबुल्लाह ने 6 मरकावा टैंक्स को, यानी एक ग्रेव यार्ड बना दिया है इजरायली टैंकों का लेबनान के अंदर। और इजरायली लीडर्स कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह कैन नॉट बी डिफीटेड मिलिटरीली ओनली, ठीक है ना, ये वो अपनी जुबानी मान रहे हैं। और इधर इराक की जानिब से वार्निंग 5 दिनों की आ गई है अमेरिका को कि अगर वहां सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले ना रुके तो फिर हमारा जवाब बड़ा सख्त होगा। आखिरी बात यह है कि एक और फड्डा पड़ा हुआ, वो ये है कि इजराइल ने कहा कि हमने अमेरिका की मर्जी के साथ अटैक किया है गैस के ऊपर ईरान की। ट्रंप ने कहा जी नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। ज़ाहिर वो पता तो था अमेरिका को, सारा उनकी मर्जी से ही हो रहा है। और अगर उनको नहीं पता है तो ये तो उससे बड़ा ब्लंडर है कि आपने बेलगाम छोड़ा हुआ है अपने बेबी को कि वो जो मर्जी करता फिरे। लेकिन एक मसला पैदा हो गया क्योंकि इजराइल उसमें ऐसा हुआ ना कि भाई इजराइल कह रहा है कि ट्रंप से पूछ कर किया, ट्रंप कह रहा है जी मुझसे पूछा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो अब वो इजरायली मीडिया कह रहा है कि ट्रंप ने हमें बिट्रेल किया है। और जो इजरायली लॉबी अमेरिका में मौजूद है, मिसाल के तौर पे जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल फॉर्मर है वो माइक हकबे की तरह ही वो है, ठीक है, लेकिन अमेरिकी नेशनल है और अमेरिकी एम्बेसडर है, उसने ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि सेंटकॉम के बगैर इजराइल हमला करे। तो ये भी अमेरिकन को सोचना चाहिए कि हैं वो अमेरिकन एम्बेसडर, अमेरिकन नेशनल है, अमेरिकी सदर को उसको दिफा करना चाहिए ना, लेकिन कर वो इजराइल का दिफा रहा है कि नहीं नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है, इसको तो पता था, ठीक है ना। और ये एक सूरत हाल वहाँ पर भी बनी हुई है। बहरहाल अब ये इस वक्त की खतरनाक तरीन सूरत हाल है और शिपिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, शिपिंग जो सारे ऑपरेशंस है वो इनटू क्योस जा चुके हैं। ये सूरत हाल है, आप अपनी राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।